हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो हम लोग देखते देखते सेकंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि आज है लेक्चर नंबर 4, है कि नहीं। तो हम लोगों ने रिसेंटली लेक्चर जो है सारे के सारे लेक्चर किसके, एनसीईआरटी चैप्टर 1 के, यानी कि 12th के एनसीईआरटी चैप्टर 1 के सारे के सारे लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं, कौन से चैप्टर का, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का, वो नाम है एनसीईआरटी, लेकिन उस चैप्टर्स में हम लोगों ने नीट, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट चैप्टर यानी कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में आपके सारे के सारे मार्क्स आ जाए बोर्ड में, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो, सारे के सारे वीडियो, बहुत ही मस्त वीडियो है, आप सबके सब वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन पा सकते हैं। इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। कहाँ पे? आपको सिर्फ सिंपल से मेल करने हैं। मेल आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, rcp@gmail.com। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चर्चा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड में ट्रेंड रहा है। वो टॉपिक बोर्ड में क्या रहा है, ट्रेंड रहा है, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा वो टॉपिक ट्रेंड रहे हैं, और उसमें भर भर के आप मिस्टेक करने वाले हो। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। तो क्या आप जानना चाहते हो वो है कौन सा टॉपिक जिसमें इतनी सारी मिस्टेक्स बच्चे लोग करते हैं? जी हाँ, तो टॉपिक में आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। बोर्ड में इससे सवाल बहुत ज्यादा बनाते हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन से दे देते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, डेरिवेशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे ट्रिक से याद किया जाता है कि आपको हमेशा परमानेंट याद रह जाए। तो वो सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जेईई, नीट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसका नाम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये टॉपिक तो है आधे घंटे का, लेकिन मैंने इस पे ज्यादा टाइम दिया है। ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ पे किस तरीके से माइनस प्लस का लफड़ा होता है इस टॉपिक में, वो सब के सब तमाम सारी बातें हम करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि पेशेंस एंड फोकस ही की रोल होता है किसी सक्सेसफुल के लिए। तो आपको पेशेंस और हमेशा फोकस इस वीडियो के साथ बनाकर रखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे के सारे टॉपिक आपके माइंड में जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको सभी लोगों को हम अपने YouTube चैनल आरसीपी पे हम वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसको पहले अभी आप टॉपिक लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से डायपोल की एनर्जी काउंट की जाती है, वो सब चीजें हम देखने वाले। इसकी डेरिवेशन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, हमने क्या किया कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने माइंड से कंसीडर कर लिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप सिर्फ नीट जेईई के एग्जाम देंगे तो इसके रिजल्ट आप याद कर लो, अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे तो इसके डेरिवेशंस को रट लो, समझ लो। चलिए, हमने एक डायपोल रख दिया जैसे हम रखते थे। तो डायपोल रखोगे तो एक माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, एक प्लस क्यू रखना पड़ेगा, है कि नहीं। पहले मान लीजिए कि डायपोल को थोड़े बहुत और अच्छा से करते हैं। डायपोल है ऐसे, इस तरीके से, एक माइनस क्यू प्लस क्यू। डायपोल तो ऐसा ही होता है। लेंथ कितना लेने वाले हैं हम लोग? लेंथ कितना लेने वाले? 12 ले लेंगे, है कि नहीं। ये है यहाँ पे θ1 पे रखा हुआ था कुछ एंगल पे, और उसको हम लोग लेकर जा रहे हैं कुछ एंगल पे θ2 पे। तो माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और इसको हम लोग लेके जाने वाले हैं कहाँ पर? θ2 पे, θ1 पे, θ2 पे लेके चला गया। तो जब जाओगे θ1 से θ2 में, तो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी
हमें लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो क्या वो वर्क कहीं ना कहीं उसके एनर्जी में, उसके सिस्टम में वो एनर्जी क्या स्टोर होने वाली है, वो जो हम लोग जो देने वाले हैं, और या फिर उसके अगेंस्ट में, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो हम लोग काम करने वाले हैं, क्या वो सारे के सारे एनर्जी क्या इसके सिस्टम में स्टोर होंगे, और वही एनर्जी क्या कहला जाती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बोलोगे कि सर घुमाने में कौन सा एनर्जी लगा। अब देखो, क्या हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स क्या होती है, बोलो, जीरो, श्योरली जीरो। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता था। नेट टॉर्क याद करो क्या होता था, P क्रॉस में E। तो जब टॉर्क जब लगेगा तो कुछ ना कुछ घुमाएगा, हम उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे या फिर उसके अगेंस्ट में घुमाने की कोशिश करेंगे, तभी तो घूमेगा ना भैया। तो जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जब काम करेंगे तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ, वो सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, तो पहले था θ1, दूसरा था उसको θ2 पे लेके चले गए। तो इसका मतलब कि अगर आप देखो कि याद करो कि ये पहले था Q1, याद करो डेरिवेशन, Q2 था ना, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। दोनों के बीच की दूरी कितना थी, R1, उसको लेके जा रहे थे कहाँ, R1 से कहाँ लेके जा रहे थे, R2 पे, तो R2 पे लेके जाते थे। तो क्या बीच में हम x दूरी पे मान के रखते थे कि x दूरी पर dx लेंथ, और फोर्स मानते थे k Q1 इंटू में Q2 अपॉन में x का स्क्वायर इंटू में dx, क्या यही करते थे, और R1 से लेकर R2 तक मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे नेट फोर्स तो क्या होता है, जीरो। तो मतलब ये तो श्योर बात है कि इसमें कोई फोर्स का लेना देना वाला कहानी नहीं है। इसमें कौन सी कहानी आएगी, टॉर्क की। तो जिस तरीके से x पे ले जाके dx हम लोग किए, उसी तरीके से डायपोल को थोड़ा सा थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पे, थोड़ा सा फोटो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, शायद दिखाई भी दे सकती है, थीटा पे लेके गया। तो ये हो जाए -q, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, -q + q, थीटा पे ले जाकर थोड़ा सा आगे लेके गया, जिस तरीके से x पर जाकर थोड़ा सा dx करते थे, उस तरीके से थीटा पे जाकर d थीटा हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, d थीटा हम लोगों ने डिस्प्लेस किया। अच्छा, हम लोग जो है लेकर गए ऊपर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे हम लोग ऊपर लेकर गए, तो मतलब टॉर्क कैसा लगाएंगे, इस तरीके से, है कि नहीं। अगर ये मार्कर है तो उसको ऊपर लेकर जाना है, तो टॉर्क कैसे लगाओगे, इस तरीके से ऊपर, यही करोगे ऊपर की तरफ में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टॉर्क किधर लगाएगा, वो तो टॉर्क लगाएगा इधर में, याद आया, वो लगा, हम लोग करोगे इधर, तुम छोड़ोगे तो वो ऐसे आ जाएगी। तो मतलब टॉर्क वो तो लगाएगा क्लॉकवाइज, हम लोग लगा रहे एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका थीटा नाम रखा गया है, दिस इज द बेसिकली एंगल, लेकिन रोटेशन में इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन में हम लोग इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है, कैसे है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता करना होता है। हम लोग क्यों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशंस में यूज होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन पता करना होता है, तो आप सीधे क्या करो कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन किया है उसको ऐसे घुमा दो, क्या कर दो, घुमा दो। तो घुमा दिया इस तरीके से, देखो यार, घुमा दिया ना इस तरीके से। तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो तो बाहर आ रहा है, किधर आ रहा है, बाहर, क्योंकि आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया है बाहर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण जो टॉर्क पैदा हो रही है वो है अंदर, क्यों, क्योंकि आप उसको लेकर जाओगे ऐसे तो वो जाएगा ऐसे। तो यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ में है। टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ में। क्यों अंदर की तरफ में, समझ में आ रहा होगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। इसका मतलब डेरिवेशंस में अगर कहीं यूज पड़े
ऐसा शायद ना पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़े, लेकिन अगर यूज पढ़े तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क के बीच में एंगल कितना हम लेंगे 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई? चलो तो इसको हम साइड से हटा देते हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि इसका भी फिलहाल कोई रोल नहीं है। अब हम लोग इसमें लीनियर वर्क तो होगा नहीं, एक फोर्स है, अब फोर्स को ऐसे धक्का दे रहे हैं बॉडी पर, इसमें आता है रोटेशनल वर्क। इसमें कौन सा वर्क आता है? रोटेशनल वर्क। और रोटेशनल वर्क जो होता है वो बहुत ही आसान है, टॉर्क इंटू में डी थीटा होता है, टॉर्क इंटू में डी थीटा। टॉर्क जिस तरीके से लीनियर में फोर्स कहलाता है उसी तरीके से एंगुलर में टॉर्क आ जाता है। लीनियर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते हैं और रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। क्या समझ में आ गया? वर्क डन बाई, ये टॉर्क किसके वजह से आएगा? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आएगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल, और ये तो रोटेशन वाला है वर्क, तो रोटेशन वाला वर्क हम लोगों ने लिख दिया। रोटेशन वाले वर्क टॉर्क इंटू में डी थीटा, टाउ टाउ बोलते हैं, टाउ को टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल। अब देखो टॉर्क, टॉर्क कितना होता था? P क्रॉस E, याद आया? P क्रॉस E, थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? P क्रॉस E, तो टॉर्क होता था P क्रॉस E, तो P इंटू में E इंटू में साइन थीटा, ये तो हुआ टॉर्क। समझ में आ रहा है? देखो ये दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो P E साइन थीटा, ये टॉर्क लिखा। P क्या है? P जो है समझ में आ गया, P क्या है? डाइपोल मोमेंट। आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, P क्या है? डाइपोल मोमेंट। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और साइन थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन किससे किसके बीच में? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल मोमेंट किधर है? माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की तरफ, तो वो इधर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वो इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है उस मोमेंट पर? थीटा, तो वो थीटा लिख दिया। इंटू में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और ये टॉर्क और डी, ये तो पूरा का पूरा टॉर्क है, टॉर्क और डी थीटा के बीच में एंगल कितना है? टॉर्क और डी थीटा के बीच एंगल कितना? अभी तो बताया था, टॉर्क और डी थीटा के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री। सर आप ऐसे लिखिए कॉस क्यों? क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होते हैं। कैसे होते हैं दोनों? डॉट प्रोडक्ट। वर्क हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। जब आप करने जाओगे उसको तो यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल इज इक्वल टू में यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, पीई को बाहर ले लेता हूं, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस पीई बाहर आ जाएगा और अंदर होगा साइन थीटा इंटू में डी थीटा। और ये कहां से कहां तक जाएगा? थीटा 1 से लेकर थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया। अब बताओ कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुम तो बोलोगे कि सर माइनस कॉस थीटा होता है कि प्लस कॉस थीटा? बोलो माइनस कॉस थीटा कि प्लस कॉस थीटा? तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आकर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पीई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा 1 से कहां तक? थीटा 2 तक। अब चाहो तो आगे के स्टेप्स आप खुद भी कर सकते हो। तो हम लिखेंगे यू आई माइनस में यू फाइनल इज इक्वल टू में प्लस में पीई, और अपर लिमिट रख दोगे cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चलो ठीक है इतना ही। ये क्या ये बात समझ में आ गई कि इनिशियल से फाइनल तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? इनिशियल और फाइनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? फाइनल एंगल कहां तक लेकर गया, माइनस में इनिशियल एंगल क्या था। जैसे मान लीजिए कि डाइपोल रखा हुआ था 30 डिग्री पे और लेके गए उसको 45 डिग्री पे, तो तुमसे पूछूं कि कितना का चेंजेज हुआ है, तो चेंजेज में इनिशियल माइनस फाइनल तो कर नहीं सकते। ये पता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाली बात है कि जब भी चेंज निकालना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम, तो वो सारे के सारे क्वांटिटी फाइनल माइनस में इनिशियल होते हैं। सारे के सारे क्वांटिटी कैसे होते हैं? फाइनल माइनस में इनिशियल। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल, चलो एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर चाहिए
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप करो क्या कि यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल कर दो। क्या कर दो? यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, और उसको उधर लेके चल जाओ तो माइनस हो जाएगा पीई, और वो हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो माइनस ऑफ पीई फाइनल आपने कहां तक लेकर गया, जैसे 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री, माइनस में कॉस 30 डिग्री पर था तो 30 डिग्री रख देंगे, दोनों का डिफरेंस जो भी आए वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। नेगेटिव साइन मतलब वो बाउंडेड है, बंधा हुआ है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब माइनस का साइन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो बंधा हुआ है, सिस्टम से बंधा हुआ है। तो चेंज इन जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप कुछ इसी तरीके के फॉर्मूले को आप लोग यूज करोगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप इसी तरीके के फॉर्मूले को यूज करोगे, माइनस में पी कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि थीटा 2 फाइनल का मतलब थीटा 2 पे लेके गए और थीटा 1 पर, तो माइनस में पीई और वो हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। तो दिस इज द रियल फॉर्मूला, दिस इज द रियल फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू नहीं, मतलब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है किसमें, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अगर आपको याद हो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हम लोग एक डिस्टेंस ले लेते थे, वो कहाँ पे इन्फिनिटी पर लेते थे, क्या लेते थे, जीरो, है कि नहीं, इन्फिनिटी पर डिस्टेंस, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते थे, जीरो। उसी तरीके से इसमें भी थीटा 2 को हम लोग अगर 90 डिग्री मान लेते हैं, थीटा 2 को क्या मान लेते हैं 90 डिग्री, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर यू थीटा 2 तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस में यू थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस में पी कॉस 90 डिग्री क्या होगा, कॉस थीटा 2 की जगह पर 90 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो, माइनस में कॉस थीटा 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो यू थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस में पी कॉस थीटा 1। क्या समझ में आ गया? अब ये एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोलने के लिए बोल सकते हैं, रियल में वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन फाइनल पे हम लोगों ने क्या मान लिया है, फाइनल पे हम लोगों ने क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है। और फाइनल कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे है। तो यू थीटा 1 निकल के आता है क्या, माइनस में पी कॉस थीटा 1। बहुत ही सिंपल सा है। इसका मतलब कि अगर जनरल बात करें, इसका मतलब कि जनरल बात करें, अगर जनरल बात अगर करते हैं तो होगा क्या कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर आपको डाइपोल एक नजर आता है, क्या नजर आता है, डाइपोल माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक, उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ भी हो सकती है, थीटा भी हो सकती है, तो ये थीटा हमने एंगल एक लिख दिया है थीटा। और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मेजर करने हैं, क्या मेजर करने हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको मेजर करने हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना हो जाएगा अपना, पी, देखो पी ई कॉस थीटा माइनस के साथ में, पी कॉस थीटा माइनस के साथ में। लेकिन पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, पी क्या है, पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पोटैटो नहीं भाई, पी फॉर पोटैटो नहीं है, पी फॉर डाइपोल मूवमेंट, और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में पी क्रॉस में, सॉरी पी डॉट में ई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है ये। तो ये हुआ प्रूफ। तो ये आपको अपने एग्जाम्स में, कौन से एग्जाम से, बोर्ड के एग्जाम से प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं डेरिवेशन पूरी के पूरी। क्या डेरिवेशन आपको टफ लगा, डेरिवेशन कुछ भी टफ नहीं लगा। ट्रिक्स क्या है, आप सिर्फ वर्क वाले फॉर्मूला याद करो। रोटेशनल वर्क क्या होता है बताओ, रोटेशनल वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू में डी थीटा, टॉर्क इंटू में डी थीटा। टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस में ई, ऐसे याद हो जाएगा। टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस में ई, तो पी क्रॉस ई कर दिया, पोल मोमेंट। पी फॉर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा, डेरिवेशंस में जब यूज करेंगे तो। और टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा, cos 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री टोटल के टोटल।
तो आप जब लिखने जाओगे ऐसे याद कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू में P क्रॉस E होता है, यानी कि P साइन थीटा, ये तो बिल्कुल फिक्स है मामला। रोटेशनल वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू में डी थीटा, टॉर्क जब P E साइन थीटा रखोगे, डी थीटा रखोगे, P और E के बीच में एंगल तो थीटा, वो तो हमने पुट कर दिया। टॉर्क एंड डी थीटा के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कर दो तो माइनस आ जाएगा बाहर, फिर थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर दोगे, बस यही तो है, सिंपल सी लॉजिक है ना। तो इसको हटा देते हैं। तो ये थे आपके सामने डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस में आपने पूरा धचिया उड़ा दिया होगा, उसको सीख गया होगा, तो आप एग्जाम्स में सीधे सीधे कर सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देख लेना लास्ट के 10 साल में, तो 10 साल में कई बार 2-3 बार आ चुके हैं इसके डेरिवेशंस। 2-3 बार की बात नहीं, ये है इंपॉर्टेंट। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, माइनस में P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट होता है माइनस में P डॉट E। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा कहां पर हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा कहां पर होगा, मैक्सिमा जब थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है PE हो जाएगा। ऐसे अगर cos 0 डिग्री रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी यू से लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा P इंटू में E। मिनिमा कब होगा, ये तो मैक्सिमा है, और मिनिमा कब होगा, थीटा इक्वल टू में कहां पे हो जाएगा मिनिमा, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, तो यू जो हो जाएगा वो P इंटू में E इंटू में cos 90, और ये हो जाएगा कितना 0। लेकिन कभी कभी ना ऑप्शन में ये रहते ही नहीं है, मिनिमा के नाम पे वो माइनस में रहते हैं, तो माइनस का मतलब कितना हो जाता है मिनिमा। कभी कभी किताबों में ऐसे गलतियां करते रहते हैं, 180 डिग्री, तो यू इक्वल टू में माइनस में PE cos 180 डिग्री, 180 डिग्री रख दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस में PE। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा की बात करें तो सबसे मिनिमा तो यही है, सबसे कम यही है, मतलब माइनस से लेकर प्लस तक के बीच में इसकी वैल्यू जाती है। कभी कभी ऑप्शन में, कई सारे किताबों में मैंने देखा है कि ऑप्शन में ना मिनिमा में माइनस P रहता ही नहीं है, वो जीरो रहते हैं, क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। तो जीरो रहते हैं तो फिर मिनिमा जीरो ले लेंगे, मैक्सिमम तो P है ही, और किसी ऑप्शन में से जीरो भी रहा माइनस भी P रहा तो माइनस P ले लेंगे भाई, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसको भी हटा देता हूं। चलिए इस पे कुछ सवाल करते हैं, तो आपको ज्यादा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सवाल इससे बेहतर से बेहतर सवाल करवाएंगे हम आपको, जो चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, है कि नहीं। तो सवाल आपके सामने हम देने जा रहे हैं। वो जो सवाल है वो नीट 2013 में आ चुका है, कर्नाटका नीट 2013। देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइन पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री डायपोल को रोटेट कराने में कितनी एनर्जी लगेगी, बताओ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट 90 डिग्री। अब देखो इसमें दो चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, इससे माइनस प्लस का भी लफड़ा हो सकता है। जैसे देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरीके से थी, डायपोल भी ऐसे मस्त था, माइनस Q से लेके प्लस Q, मस्त जिंदगी जी रहा था, इसको कोई टेंशन नहीं था। टेंशन कब हुआ, जब इसके जिंदगी में कोई एक्सटर्नल आदमी आ गया, और एक्सटर्नल ने क्या किया, इसको रोटेट करा दिया, तो माइनस Q से लेकर कहां तक लेकर चला गया, प्लस Q तक, 90 डिग्री तक। अब इसमें दो तरीके की बातें कर सकते हैं, एक तो वो जो सवाल पूछने वाला है, सवाल पूछ रहा है कि एनर्जी कितना लगेगा इसको, तो एनर्जी कितना लगेगा मतलब एक्सटर्नल वर्क कितना लगेगा इस पे, जब हम 0 से 90 डिग्री लेके जाएंगे। तो एक्सटर्नल वर्क, व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क जो होता था वो इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल, कौन सा, फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल। एक्सटर्नल वर्क तुम बोलोगे कि सर फाइनल माइनस में इनिशियल, ये तो आपने बताया ही नहीं है, फाइनल माइनस में इनिशियल होता है। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछता तो कौन सा होता, तो यू इनिशियल माइनस फाइनल होता है कि नहीं। तभी तो फिलहाल हमने क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, वो बोला है कि वर्क डन कितना लगेगा, एनर्जी कितनी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो फाइनल माइनस में इनिशियल आएगा, फाइनल क्या था 90 डिग्री पर 0, माइनस फॉर्मूले वाला, और माइनस क्या लिखते हैं PE, इनिशियल कितना था cos 0 डिग्री, तो हमने cos 0 डिग्री लिख दिया।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पीई हो जाएगा। दिस इज नॉट टफ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बट दिस द बेसिक एग्जाम्पल टू लर्न हाउ टू अप्लाई पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा कैसे अप्लाई करते हैं, हमने आपको ये सिखाया इस एग्जाम्पल से। कितना लोग गलती कर देगा यार, माइनस ले लेगा, सीधे बोलेगा 90 डिग्री पे जीरो ले लो माइनस पी कॉस थीटा, हो जाएगा गलत। मैं मानता हूं इसमें ऑप्शन नहीं थे, तुम लोग बार क्या होगा पी, हमें ये भी पता था, है कि नहीं। तो क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखिए, इसको हटा देता हूं मैं। है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. The value of electric dipole moment is 10 पे पावर माइनस में 29 कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना है 1000 वोल्ट पर मीटर और एंगल कितना है 45 डिग्री और 10 पे पावर माइनस 29 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना 1000 वोल्ट पर मीटर, एंगल कितना है 45 डिग्री और डाइपोल मोमेंट कितना है वो है 10 पे पावर माइनस में 29 कूलम मीटर। पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देख रहे हो जेई का सवाल है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, पीई कॉस थीटा लगा दो, जो भी वैल्यू जा जाए उसके अनुसार। इसमें डायरेक्टली सवाल ऐसे ही आते हैं, इसमें डायरेक्टली सवाल ऐसे ही आते हैं, बहुत सारे सवाल तो डायरेक्टली डेटा बेस्ड है, बहुत सारे सवाल क्या है डेटा बेस्ड, ऐसे थीटा दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। तो आपके सामने ये थे रहे आपके सवाल, करवा दिया हमने। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा ताकतवर वो टॉपिक है जिसको आप अगर समझ गए तो बहुत सारी चीजें पोटेंशियल के काम तमाम कर दिया आप लोगों ने, है ना। तो इसको आप समझते हैं, नींद नहीं लेना है, क्योंकि हमने आपको बोला ना कि फोकस एंड पैशंस ही एक सक्सेस पॉइंट होता है सक्सेसफुल लोगों के लिए। तो आप पैशंस और फोकस बनाए रखिए और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है, आपको एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मैंने आपको बोला था लास्ट वाले लेक्चर्स में कि आप थोड़ा पढ़ लेना 11th की कुछ किताबों से कि भैया कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता था वर्क एनर्जी पावर में। चलिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नहीं पढ़ाई की होगी, फिर भी हम आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, तो आप ये पेशेंस तो रखो कि मैं आपको समझा ही दूंगा। तो जैसे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में तो करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो यूनिफॉर्म सीख लो, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म भी सीख जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे नॉन यूनिफॉर्म आप लोग को पढ़ना नहीं है, यूनिफॉर्म ही पढ़ना ज़्यादातर, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब जैसे कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, अगर आप यहां से यहां तक लेकर जाना है, यहां तक लेकर जाना है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल कहलाएगा और यू फाइनल कहलाएगा। मान लीजिए दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज है क्यू, प्लस का क्यू ले लिया। अब मान लेते हैं कि वो चार्ज को प्लस क्यू को मूव करा, तो प्लस क्यू मूव फ्रॉम किधर से किधर जाएगा, किधर से किधर जाएगा, ऑब्वियस बात है ए से बी जाएगा, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन छोड़ोगे तो बहुत स्पीड में चल जाएगा, छोड़ोगे तो बहुत स्पीड में चल, मैं उसको रोक कैसे रखा हूं, और मैं उसको बोले धीरे धीरे आना भाई, धीरे धीरे ऐसे ऐसे धक्का देके धीरे धीरे उसको पहुंचाए। होता है ना कभी भीड़ की धक्का आ रही है बहुत जोर से, तो आप ऐसे धक्का देते हो धीरे 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 इस तरीके से। तो इसी तरीके से चार्ज को भी हम लोगों ने क्या किया कि बहुत धीरे धीरे स्लोली 10-20 महीना तक उसको लगा दिया इस पॉइंट से उस पॉइंट तक आने में। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमने आर ले लिया। और जब जाएगा रास्ते में तो आर तो चेंजेस कर रहे हैं, आर तो बार बार चेंजेस करेंगे, यहाँ आएगा तो कुछ और आर होगा, यहाँ जाएगा तो कुछ और आर, यहाँ जाएगा तो पूरे के पूरे आर हो जाएगा। तो अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं तो मैं लिखूंगा यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल इज इक्वल टू में ये इधर की तरफ में जाएगा। तो हम कैसे निकालते थे, एक्स पर जाकर
dx लेंथ कंसीडर कर लेते थे, x पर जाकर क्या कंसीडर कर लेते थे, dx लेंथ कंसीडर कर लेते थे, तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया x पर जाकर dx लेंथ, ऐसे करते थे। दूसरा तरीका एक और भी है, दूसरा तरीका एक और भी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। कैसे तो करते ना कि x पे जाकर dx लेंथ तक किया। दूसरा तरीका ये कि अगर चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो हम क्या q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू में जो भी dx है वो लिख दिया, चाहे dr लिख दिया छोटा सा, है कि नहीं। उस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, q इंटू में, और ये छोटा सा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, छोटा सा क्या हो जाएगा, dx, है कि नहीं, dx हो जाएगा। अब यहां पर u इनिशियल माइनस में u फाइनल इज इक्वल टू में q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किसी भी समय पर dx, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। q को इधर आओ लेकर आओ, तो u इनिशियल माइनस में u फाइनल अपन में q इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में dx, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में dx, समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में dx हो गया। इसको क्या बोलते हैं, याद आया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते थे पोटेंशियल। V इनिशियल माइनस में V फाइनल इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में dx, या फिर मैं dx की जगह पर मैं dr भी लिख देता हूँ, dx की जगह पर dr भी लिख देता हूँ, दोनों एक ही बात है कि नहीं। कितना लोग समझा सकते थे, dr से भी समझा सकते थे, तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में dr, V इनिशियल माइनस में V फाइनल। अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल चाहिए तो चेंज इन पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू में माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में dr। सर ये डॉट में dr कैसे आप लगाने लग गए, पहले तो कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे थे, पहले तो आपको कुछ नहीं चर्चा किया, क्योंकि देख बेटा जिसने चर्चा किया कि वर्क डन जब आप लोग निकालते हो तो फोर्स इंटू में dx क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, फोर्स डॉट में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट में डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग ने डॉट को वही आगे बढ़ा दिया, तो ये ऐसा आ गया। तो अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको करना है माइनस में E इंटू में dr वेक्टर, E इंटू में dr वेक्टर। बट आपको इसमें एक बात समझ में नहीं आएगी, वो dr जो है वो तो है एक लेंथ, तो कितने लेंथ के लिए, कितने लेंथ के लिए, तो dr जो है वह वेक्टर है जो कि कहां से कहां तक, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी है। आप मान लेते कि निकालना चाहते हैं A से लेकर B तक में, और dr थोड़ी ना ले लोगे 1 से लेकर C तक में, dr थोड़ी ना ले लोगे A से लेकर C तक में, आपको dr भी लेना पड़ेगा किससे, जिसके बीच में आप निकाल रहे हो ना उसी के बीच में आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, dr डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, dr डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, डेल्टा V इक्वल टू माइनस में E डॉट में dr, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में dr। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नजर आता है तो आप कुछ नहीं करो, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या करना है, वो इंटीग्रेशन यूज कर लेना है। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, चलो मैं हटा देता हूं इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तब तो मस्ट डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, क्या, माइनस में E डॉट में dr, चाहे dr जो भी दूरी आपके रहे, जहां से जहां तक रहे, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरीज कर रहा है, तब तो भैया क्या करना पड़ेगा, डेल्टा V इक्वल टू में क्या लिखेंगे, माइनस में E डॉट में dr, ये दोनों के दोनों क्या चले जाएंगे, वो अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है, ये सब बातें, तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है, बहुत ही आसान तरीकों से मैंने बताया है, बस कुछ नहीं किया यार। देखो U फाइनल माइनस में U इनिशियल,
चाहे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्क डन वही कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहे हो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे। अब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल वो तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्यू इनटू में ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डेरिवेशंस के लिए हमने यूनिफॉर्म माना है, क्यू इनटू में ई, डॉट में dx लेंथ, डॉट में dx लेंथ, क्यू को ले आओ इस साइड में, क्यू को जब इस साइड में ले आओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये चीजें जो है वो पोटेंशियल है, ये चीजें क्या है, पोटेंशियल। इसको माइनस उधर लेके जाओगे चेंज इन पोटेंशियल। तो आपको अगर चेंज इन पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना इंपॉर्टेंट सोच रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसको हटाता हूं और समझाता हूं आपको। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, पोटेंशियल के हेल्प से। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीवी डेल्टा बी, ऐसे लिखो डेल्टा बी इज इक्वल टू में माइनस में ई डॉट में dr होता था कुछ इस तरीके से। अगर आपको डेल्टा बी को मैं ऐसे लिख दूं, डीबी भी लिख सकता हूं, छोटा बहुत छोटा हो जाए तो ई डॉट में dr में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है तो कुछ इस तरीके से dv अपॉन में dr, कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हटा दे रहा हूं, माइनस में dv अपॉन में dr, माइनस में dv अपॉन में dr। आप इसको समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है तो पोटेंशियल की जो इक्वेशन दे के रखी है उससे निकाला जाएगा। तो मतलब इसमें फॉर्मूले में क्या है कि पोटेंशियल पता हो, क्या पता हो, पोटेंशियल नोन है, जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड निकाल सकते हैं। डिटरमाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है कब, जब पोटेंशियल क्या हो, मालूम हो। अगर पोटेंशियल मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में। तो उसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पोटेंशियल मालूम है तो बोला जाता है कि आप उसको डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स, अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के साथ कर दीजिए आई कैप, माइनस में डेल्टा बी अपॉन में वाई कैप जे कैप, ऐसे माइनस में डेल्टा बी डेल्टा जेड के कैप। ये डेल्टा क्या है भैया, डेल्टा क्या है, डेल्टा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको ये सब सवाल कराएंगे तो और भी समझ में आएगा, आप पहले लॉजिक को सब समझ लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे एक साइड में समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि v इक्वल टू एक्स वाई देकर रखा है, तुम बताओ ये दो फंक्शन देकर रखा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो क्या करोगे, माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स आई कैप, माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा वाई जे कैप, और जेड रहता तो जेड भी करते, अभी तो फिलहाल उसमें जेड नहीं है। जब इसको डिफरेंशिएट करते जब एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई को क्या मानते हैं, वाई भी वेरिएबल है, वाई भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको तो एक ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। जब भी करोगे तो किसी एक का करोगे, तो जब एक के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई क्या करेगा बेचारा, वाई तो मुंह देखेगा। तो वाई मुंह देखना मतलब कांस्टेंट बैठा हुआ है ना, मुंह बंद करके वो कांस्टेंट बैठा हुआ है। तो अगर आप एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और दूसरा मुंह देख रहा है, मतलब कांस्टेंट अगर है मान लेते हो तुम, जबकि रियल में कांस्टेंट नहीं है, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसका समय आएगा तब, सबका टाइम आएगा भाई। तो सबका टाइम आएगा तो वाई के रेस्पेक्ट में जब उसका टाइम आएगा तो एक्स देखेगा मुंह। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब एक का तो कर दे रहे हो, पार्शियल कर दे रहे हो, और दूसरा बेचारा देख रहा है। तो ऐसे फंक्शन आपको कई बार मिलेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। डेल्टा बी अपन में डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा बी अपन में डेल्टा ई समझ में आ गया। तो
तो ये वेक्टर फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक तरीका क्या सीख लिया, क्या हटा दूं? तो अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये सब। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप लोगों ने जाना कि माइनस में डीवी अपॉन में डी आर होता है, चलो ये यहाँ पे वेक्टर लगाना सही नहीं है, डीवी अपॉन में डी आर होता है। ये देखो तो स्लोप है, ये देखो तो क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है? स्लोप ना लिख के नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड आर गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको क्या करने नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है, और आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है सवाल में, आपको ग्राफ नजर आ रहा है, या फिर डिफरेंशिएशन का कोई फंडा ही नहीं देख रखा, सीधे ग्राफ दे दिया। क्या दे दिया? ग्राफ दे दिया। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? माइनस साइन के साथ, कौन सा साइन के साथ? माइनस साइन के साथ में आप उसका स्लोप निकाल लोगे। जिस पॉइंट पे स्लोप बोला है, चाहे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, उसी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लीजिए, और वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। वो आपको क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। माइनस साइन क्या होता है? डायरेक्शन के लिए। जैसे कि आपको मैं एक चीज सिखाता हूं कि एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, कुछ इस तरीके से, ऐसा ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये पोटेंशियल का है बी और ये आर है, और मैं इस पॉइंट पर बोलूं, अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो जाए हमें मालूम नहीं है, 2 पॉइंट हमने ले लिया है। अब इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? इस पॉइंट पर देखो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या है वो तो सवाल में आपको देंगे। तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखोगे ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पे क्या लिखोगे? माइनस में स्लोप, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, फॉर्मूला को, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस में या स्लोप। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ बी एंड आर का स्लोप, है कि नहीं? अरे यार फिजिक्स में यही तो खूबसूरती है यार, पहले समझो। तो ए पे जगह अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? स्लोप की मैग्नीट्यूड देगा तब। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? माइनस में स्लोप। अभी स्लोप खुद नेगेटिव है, अभी स्लोप क्या है? खुद नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? प्लस में, जो भी स्लोप रहेगा वो। इसका मतलब स्लोप तो जो भी वैल्यूज रहेगी, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? प्लस की तरफ में। और जब इस पे निकालने जाओगे तो स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन आएगा कैसा इधर में? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुआ। तो आपको हमने ये चीज बताया कि अगर आपको पोटेंशियल मालूम हो, इक्वेशन दे दिया हो, तब तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम आपको एग्जांपल करके दिखाएंगे, तब और आपको जाके क्लियर होगी। अगर आपको ग्राफ दे दिया हो, किसका ग्राफ? पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया हो, उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? आप उसका क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे। स्लोप निकाल के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में होता है माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी आर का वेक्टर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिस इज द एरिया, दिस इज द क्या है? एरिया। अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दे, तो आप तो इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर ग्राफ दे दे, किसका ग्राफ दे दे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो अगर उसका एरिया निकाल दोगे तो एरिया है किसका? एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर। यानी कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर गिव्स चेंज इन पोटेंशियल। एरिया क्या देता है?
चेंज इन पोटेंशियल देता है। तो ये भी बहुत लॉजिकल बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। माइनस तो सिर्फ क्या बतला देगा, उसका डायरेक्शन नहीं बतला देगा, तुमको भी पता है। इससे माइनस इंटीग्रेशंस में यूज होंगे। माइनस प्लस वो ही बताएगा कि पोटेंशियल कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा मत बोलना कि डेल्टा बी जो है वो दे देगा। ओके, तो ये बात हो गया। क्या आपको समझ में आ गई है बातें? क्या मैं जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ? जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूँ। आप प्यार प्यार से आप सीख भी रहे हो। ठीक है, इसको हटा दूं तो हटा देते हैं इसको। चलिए तो और आगे देखते हैं। अभी इसकी और थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी वाले पार्ट कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त थ्योरी है। आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। अगर आपको डाउट होते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कौन सा मेल है? rcp@gmail.com। आप एक पहला ये यूट्यूब चैनल होगा, पहला एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको इंस्टेंट रिजोल्यूशन मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप हमें मेल कर दीजिए, आपको यथासंभव इंस्टेंट रिजोल्यूशन मिलेगा। और ये कि पहला यूट्यूब चैनल होगा जो कि आपको डीपीपी, सेपरेट डीपीपी देते हैं आपको। किसके लिए? आईआईटी जेईई नीट के लिए और आपको बोर्ड के लिए। जेईई मेंस के सारे सवाल कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं। आप उसको अच्छे सवाल को कीजिए, डाउट आता है तो आप हमें मेल भी कीजिए, है कि नहीं। और इस टॉपिक के सारे यानी कि चैप्टर बाय सारे के सारे चैप्टर फिजिक्स के इसी यूट्यूब चैनल पे बैक टू बैक आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्या बोलूं नहीं कीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कमेंट कर रहा हूँ कीजिए और नहीं कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एनालिसिस करते हैं, किसको एनालिसिस करते हैं? और भी इसको एनालिसिस करते हैं कि और क्या क्या चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में है। तो फाइनल बात क्या है? फाइनल बात लिख देते हैं। फाइनल बात एक बात में, भैया अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो आप करोगे क्या? डीबी अपॉन में, चलो ये इसको बार बार लगाना सही नहीं है, डीबी अपॉन में डी आर कर दोगे। लेकिन v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का दे दे तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में डेल्टा v अपॉन में डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर उसको y के रेस्पेक्ट में कर दो। हम इस पे सवाल करवाएंगे आपको और भी मजा आएगा। डेल्टा जेड के कैप हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि x में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बोलोगे कि x में तो यही है। अगर आपसे बोलेगा कि y में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बोलोगे कि y में तो यही है। देख लो कितना आसान सा है, डेल्टा सॉरी y जे कैप। और अगर आपसे पूछे कि जेड में कितना है तो माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल जेड के कैप। क्या है ना आसान, बहुत सारी बातें। ये तो हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल के इक्वेशंस पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो मेथड हुआ। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, अगर आपको क्या पता हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? माइनस में ई इंटू में डी आर का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो आप इसको इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ऐसे लिख सकते हो v इनिशियल माइनस में v फाइनल, सॉरी v फाइनल, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ ना, v फाइनल माइनस में v इनिशियल इज इक्वल टू में माइनस में e में डॉट में डी आर, इस तरीके से चीज। तो इस पे जब हम सवाल कराएंगे तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक रोल, दिस इज द बेसिक रोल है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में निकालने का। ये कौन सा फॉर्मूला है? बेसिक फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। क्या मैं हटा दूं इसको? सेशन। अब सुनो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी जगह पे, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने जाओगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। अगर कोई कहीं पे r के साथ में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, पूरे रीजन में ही कांस्टेंट है, तो उस पूरे के पूरे रीजन में, उस पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे उस पॉइंट पर, अगर उस पॉइंट पर भी अगर कांस्टेंट है, पॉइंट पर कांस्टेंट कैसे डिसाइड करोगे? एक दो पॉइंट लोगे तभी उसके बीच में देखना पड़ेगा।
अगर वो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया ये बातें? ये 100% सत्य बात है कि B इजिकल टू में कांस्टेंट, V इजिकल टू में कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। ये एकदम सत्य वचन है, सत्य बात है। ये कैसी बात है, सत्य बात, इसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल क्या है, 0, पोटेंशियल क्या है, 0, ऐसी अगर बात है कि पोटेंशियल कैसी है, 0, तो मिलेगा कि पोटेंशियल 0, साला इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये बड़ा जबरदस्त है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते, बिल्कुल कह नहीं सकते। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे तो लग रहा है कि B 0 रख दो, B 0 रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। क्यों सर, B 0 रख के देखो। नहीं, वो मैथमेटिकल रिलेशन है निकालने का, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो चीजें मैं आपको बता देता हूं इसको हटाने के बाद। जैसे देखो कि एक डायपोल है, ये -q है और ये +q है, और मैं आपको बीच पॉइंट पे बोलूं तो बीच पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0। ये यहां से भी r और यहां से भी r, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -kq/r प्लस में kq/r, 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे कि -q का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है। तो V 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं पाया गया। क्या बात है, समझ में आ गया? V 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं पाया गया। अब देखो एक कॉन्फ़िगरेशन और लेता हूं, -q +q और +q, ये हो गया -q और ये भी हो गया +q। अब आप इसके सेंटर पे बताओ, सेंटर पे, ये सब चीजें बेसिक बातें हैं जो आपको सिखाने के लिए। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। देखो +q का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस +q का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों कैंसिल आउट कर गया। -q का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस वाले -q का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। तो पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, पोटेंशियल 0 नहीं है, चाहे पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना भी हो सकता है। कोई खास रिलेशन नहीं निकल के आता है, कोई खास रिलेशन नहीं। कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे चीज दिखा दूं, देखो ये चीजें बेसिक बात है। चाहे ऐसे करो, ये +q है और ये +q है, इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या पोटेंशियल 0 है, नहीं 0 है। पोटेंशियल रिलेशन नहीं है, कोई कंसिस्टेंट रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में नहीं है। मैथमेटिकल है, E = -dV/dr, लेकिन कोई थ्योरेटिकल कंसिस्टेंट रिलेशन नहीं पाया जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, भैया पोटेंशियल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ गई? हमने आपको एक बेसिक एग्जांपल सिखाया, आपको किताबों में लिख देते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, कंसिस्टेंट रिलेशन नहीं पाया जाता है, ये गलत बात है। मैंने आपको समझा के किया है कि कुछ इस तरीके से होगी बातें। क्या हटा दूं? चलो मैं हटा देता हूं। आपको बेशर्ते आपको हेडिंग में लिखा दिखाई दे चैप्टर 2, लेकिन मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि ये चैप्टर 2 मैंने लिखा है आपको सुविधा के लिए कि आपको लेक्चर हमारे आसानी से मिल जाए। लेकिन चैप्टर 2 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पूरे के पूरे एनसीईआरटी में जितना पार्ट है हम वही पढ़ाते हैं, हम उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। मैं मानता हूँ मैं एनसीईआरटी के अंदर में ही हूँ। एनसीईआरटी तो महान बुक है, एक ग्रेट बुक है एनसीईआरटी। आप उसको डीपली जितना भी पढ़ो उतना ही कम है, उसको बार बार पढ़ो, वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपको ये सिर्फ एनसीईआरटी की चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरी एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ सबके सब चीजें,
सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ, बट उससे भी कहीं ज्यादा जो आपको जेईई नीट में हर साल ट्रेंड करते हैं वो सब टॉपिक को भी मैंने कवर किया है। तो आप हमारे लेक्चर के साथ क्या कीजिए, बने रहिए। चलिए मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। वो पॉइंट लिख लेते हैं कि देयर इज नो रिलेशन, नो कंसिस्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। लेकिन एक बात सत्य है, सत्य बात यह है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज द सत्य बात है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे, जीरो हो जाएगा। इस सत्य बात को हटा देते हैं और भी आगे चीजों को पढ़ते हैं। इसको हटा दूं, आज लेक्चर लंबी होने वाली है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, है कि नहीं। लेकिन पेशेंस एंड फोकस आपको जीवन में सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। तो आप पेशेंस बनाए रखें। मैं मानता हूं कि आप लेक्चर देखते देखते बोर हो जाते होंगे, कोई बात नहीं, ये बोरिंग ही कहीं ना कहीं काम आएगी। ये बोरिंग जो आप हो रहे हो ना, आपको लगता है कि मैं बोर हो जा रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं काम देने वाली है। ये सत्य बात है, सत्य बात से कभी हटना नहीं चाहिए। ओके, इट इज योर स्ट्रेंथ। आप देख रहे हो ना, आप इसकी ताकत है आपको तो देखने की, वो ताकत कहीं ना कहीं काम आएगी। तो मैं इसको हटाता हूं फिलहाल के लिए। तो आप लोगों ने ये सीखा कि V डेल्टा V, हम लोगों ने क्या सीखा, डेल्टा V इज इक्वल टू में माइनस में E डॉट में dr। डेल्टा V को V फाइनल माइनस में V इनिशियल इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, माइनस में E इंटू में dr, या फिर आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इनिशियल माइनस में V फाइनल इज इक्वल टू में E में dr। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये प्लस है, ये क्या है, प्लस का साइन है। समझना ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनिशियल माइनस में फाइनल इज इक्वल टू प्लस में ई डॉट में डी आर। मतलब कि प्लस आने का मतलब ये वाला जो है ज्यादा है और ये वाला फाइनल क्या है, कम है। फाइनल क्या है, कम है। प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीआर की डायरेक्शन दोनों एक तरफ हम ले लेते हैं और प्लस है, डीआर उल्टा नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर प्लस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर दोनों को दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर दोनों को दोनों कैसे डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तभी तो प्लस आ रहे हैं ना। और इसको इधर की क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो इनिशियल क्या होगा, ज्यादा। इधर तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और डीआर भी इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल जो है, चाहे अब दोनों कुछ एंगल ही बन रहे होंगे तो कुछ 90 डिग्री से कम बन रहे होंगे, तो इधर की तरफ ही बन रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो शायद 0 डिग्री या फिर 90 से कम, इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं। इस साइड को मैं देखता हूं तो इनिशियल ज्यादा है और फाइनल क्या है, कम है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूं, और अगर मैं 2 पॉइंट नोट कर दूं ए और बी, अगर मैं 2 पॉइंट आपके सामने मार्क कर दूं ए और बी, अगर 2 पॉइंट अगर आपके सामने मार्क कर दूं ए और बी, तो ये होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आर वेक्टर भी इधर ही है, आर वेक्टर भी इधर ही है। तो ये हुआ हायर पोटेंशियल और ये हुआ लोअर पोटेंशियल। क्योंकि देखो ना, इनिशियल एक पॉइंट इधर, फाइनल ये पॉइंट इधर। आपको कैसे पता चला सर कि फाइनल यही वाला है कि नहीं, फाइनल यही वाला है और इनिशियल ये वाला है। तो हमें ऐसे पता चला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डीआर की भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आया यार, नहीं तो पॉजिटिव आता ही नहीं। अगर उल्टा ले लेते तो वो माइनस आ जाता, क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल में। ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? मुझे पता था कि नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल भी रखा है। एक चार्ज है, ये क्या है? चार्ज। अब रिलेशन जब पढ़ लिए तो आप भी समझते हैं, एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे ही जाएगी? ऐसे ही जाएगी। मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये लेता हूं मैं। तुमसे मैं पूछता हूं कि अगर पोटेंशियल एट ए है बी ए और पोटेंशियल एट बी जो है वो है बी बी, तुम बताओ कौन ज्यादा पोटेंशियल है? कौन ज्यादा पोटेंशियल है? ऑब्वियस बात है ये ज्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि के क्यू बाई आर जब करोगे, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? चार्ज के कारण के क्यू बाई में आर। जब के क्यू बाई में आर करोगे तो क्या ये नीचे आर बहुत कम आएगा? नीचे आर बहुत कम आएगा तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी ए पे पोटेंशियल ज्यादा है और बी बी की तरफ है। अब तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हायर पोटेंशियल है? ये बी हायर और ये वाला पॉइंट जो है बी लोअर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रही है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। क्या ये भी एग्जांपल समझ में नहीं आया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो तो दूरी जब बढ़ती है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दूरी अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है के क्यू बाई में आर जो है ज्यादा अगर होगा, दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ में बढ़ता है। क्या एक एग्जांपल और आपको समझाए? इससे भी समझ में नहीं आया? नोट कर लो, अभी मैं लिखूंगा इस बातें को, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो, चार्ज हो, अगर आपके सामने कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में सिंपल सी बात है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में होता क्या है कि हायर पोटेंशियल इधर होता है और लोअर पोटेंशियल इधर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम नेगेटिव चार्ज है और अगर दूरियां बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये आर दूरी है और ये 2r दूरी है, तो जब दूरियां बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। जब दूरियां जब बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू में होगा माइनस में के क्यू बाई में आर, है कि नहीं? आर की जगह पे आर बढ़ाओगे, आर की जगह पे आर करो, 2r करो, 3r करो, तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण इधर से आ रही है, देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल कम की तरफ में जा रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हो तो पोटेंशियल ज्यादा की तरफ में जा रहे हो, है कि नहीं? तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे, आपको मैं ये हटा देता हूं। if you move in the direction of electric field, if you move in the direction of electric field, then if you move in the direction of electric field, then potential decreases. If you move in the direction of electric field, then potential decreases.
and if you move opposite to, if you move opposite to electric field, then potential increases. सिंपल सी बात है, potential increases, potential increases, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में जाती है। अगर आप देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ पॉइंट को मैं मार्क करता हूं, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, पॉइंट है सी। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है बीबी है, फिर बीसी है और फिर बीए है। समझ में आ गया? बीबी है, बीसी है एंड बीए है। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्शन में मूव करोगे तो सबसे पहले ये मिला ए, उसके बाद सी मिला, उसके बाद बी मिला। मैं उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। सबसे ज्यादा कौन होगा? बीए, उस पे से कौन होगा? बीसी, उस पे से कौन होगा? बीबी। जब इधर जाओगे तो पोटेंशियल कम होगी। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेज, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। तो डिक्रीज करेगा पोटेंशियल तो बी सबसे कम होगा, फिर उस पे से सी कम होगा, नहीं बी सबसे कम होगा, फिर सी, फिर ए, यानी कि ए सबसे ज्यादा हुआ इधर से। अगर देखोगे, अगर आप एक और पॉइंट कंसीडर करते हो, यहां पे डी करते हो, यहां पर ई करते हो और यहां पर एफ करते हो, तो सबसे अच्छी बात है कि बी ए जो है वो बी एफ के बराबर है। ए जो है एफ, क्यों? क्योंकि ये दोनों एकदम सेम ही है। क्यों बराबर होंगे हम वो भी दिखाएंगे। आप ऐसे समझ लो कि ये दोनों, देखो दोनों को दोनों इक्वल है ऐसे, तो बीई जो है बीसी के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों को देखो बीबी जो है बीडी के बराबर हो जाएगा। बीबी किसके बराबर हो जाएगा? बीडी के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, कैसे क्या किया जाता है। हटा दूं क्या इसको? हटा देता हूं। अब तुम देखो, जैसे कि मान लीजिए कि एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे चार्ज क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज क्यू है। किधर जाएगा? किधर जाएगा बोलो? वो इधर की तरफ में जाएगा। किधर जाएगा? वो इधर की तरफ में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब जब जाएगा तो ये कौन सा पोटेंशियल हुआ? हायर पोटेंशियल। और ये कौन सा हुआ? लोअर पोटेंशियल। अगर तुम माइनस क्यू चार्ज को रखोगे तो माइनस क्यू के चार्ज को रखोगे, मान लो मैं यहां रखता हूं, तो वो किधर जाएगा? इधर। तो यानी कि इफ प्लस क्यू चार्ज इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, if plus q charge is free to move in electric field, then क्या then plus charge move from higher potential to lower potential। इसका मतलब कि प्लस क्यू चार्ज को अगर आप छोड़ दोगे क्या करने के लिए? मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किधर से किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल आपको सच्चाई सामने है। और इफ माइनस क्यू चार्ज इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन माइनस क्यू चार्ज मूव फ्रॉम किधर से किधर? बोलो किधर से किधर? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देन माइनस क्यू चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर प्लस चार्ज को छोड़ोगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर में जाएगा, और माइनस को छोड़ोगे तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा। क्या बात समझ में आया? अब एक बात और भी है,
पहले की चीजें याद करो। इसका मतलब कि हायर पोटेंशियल मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी हो गया और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, प्लस के लिए, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी, क्यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मतलब क्यू इंटू में वी। तो इसका मतलब कि अगर प्लस क्यू चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर में जाता है तो एनर्जी इससे क्या होगी, कम होगी। सोच कर देखो। और इसका बढ़ता है, ये तो मैंने एक दिन लिखाया था, तुम्हें तो शायद याद ही नहीं हो कहाँ लिखवाया था, अब सोचना कहाँ पे मैंने लिखवाया था। ऐसी पॉइंट लिखवाया था कि अगर चार्जेस मूव करती है पोटेंशियल में प्लस चार्जेस जो है पोटेंशियल मूव कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये जो है अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी, पूरी की पूरी एनर्जी को रिलीज कर देगी, है कि नहीं, कम करेगी एनर्जी। और कम करके जाएगी कहाँ, काइनेटिक एनर्जी में। सोचो ना कि हायर पोटेंशियल से लोअर में जा रही थी, इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो कम होकर जाएगी कहाँ, स्पीड पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा, स्पीड। और इसमें एनर्जी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा, वो हमको देता है और ये हमसे लेता है एनर्जी, कौन, माइनस क्यू चार्ज। तो ये सब बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल सवाल को करने में ये सब काफी हेल्प करती है। अब जब थ्योरी के जब सवाल करोगे ना, नीट में सवाल थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं, ऐसे तो मैथमेटिकल भी होते हैं लेकिन थ्योरेटिकल भी होते हैं। तो थ्योरेटिकल सवाल में इस तरीके के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या हमने आपको सिखा पाया कॉन्सेप्ट, बस इतना ही, क्योंकि आज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, आपको फोकस बिगड़ जाएगा। तो हम लोग जितना आज पढ़े हैं उस पर एक सेपरेट वीडियोज बनाएंगे जिसपे सिर्फ न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल और भी ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आप आधे घंटे एक घंटे की जो भी वीडियो बनेगी हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे इस पे, है ना। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर जो है कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देखिए। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आप सोच रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके सवाल बहुत आते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।